गुड इवनिंग बच्चों। तो जैसा कि हम लोग पढ़े संविधान में अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक राज्य की परिभाषा दी गई, सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर नागरिकता दूसरा भाग आया, उसको भी आप पढ़े। नागरिकता कैसे ली जा सकती है, कैसे दी जा सकती है, क्या क्या प्रावधान है। नागरिकता के लिए कानून कौन बना सकता है? संसद बना सकती है, समय समय पे विनियमित कर सकती है। अब आइए अगले चैप्टर पे आते हैं, मूल अधिकार। मूल अधिकार, पहले तो अधिकार समझिए। अधिकार क्या है? अधिकार वह छूट होती है जिससे आप अपना सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, नैतिक विकास कर सकें। आप कहते हैं कि भैया पढ़ने का अधिकार तो हमको भी है, हम लड़की हैं तो क्या हुआ, हमको भी अधिकार है कि हम भी पढ़ें, शिक्षा हम भी ग्रहण करें। अगर भाई हमारा पढ़ रहा है तो हमको भी पढ़ने का अधिकार है। तो किस लिए है कि आप उस अधिकार का प्रयोग करके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरीके से अपने आप को समाज के लायक बना सकें और समाज के साथ सामंजस्य बिठा सकें। इसी तरह से हमारे संविधान में भी कुछ अधिकारों को मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया और ये माना गया व्यक्ति जब पैदा होता है तो चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, उसके कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो सबको मिलने चाहिए। वो किसी व्यक्ति विशेष के पास नहीं होने चाहिए, सबको समान रूप से मिलने चाहिए। उसी को हम मूल अधिकार के नाम से जानते हैं, जिससे व्यक्ति अपना भौतिक और नैतिक, भौतिक में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब आ जाता है, और नैतिक विकास कर सके। ये देखिए, मूल अधिकार शुरू होता है भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से ही शुरू हो जाता है, ठीक है, 35 तक जाता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक जाता है। आप लोग पढ़े होंगे कि पहला अधिकार है स्वतंत्र समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, 12, 13 क्या है? ये मूल अधिकार जो आपको दिए गए, ये क्यों दिए गए? अगर राज्य सरकार या कोई व्यक्ति या कोई अधिकारी आपके अधिकारों का हनन करता है तो आप उसके खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं कि मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, ये मेरा मूल अधिकार है, मुझे मिलना चाहिए। अब सवाल ये उठता को व्यक्ति, अधिकारी, प्राधिकारी में जो संविधान में वर्णित होगा उन्हीं को माना जाएगा। तो अनुच्छेद 12 में यही कहा गया, अनुच्छेद 12 में यही कहा गया कि राज्य की परिभाषा दी गई। राज्य, यह कहा गया कि कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। तो ये राज्य के खिलाफ एक गारंटी है जो न्यायालय हमको देता है कि हम आपके मूल अधिकारों का हनन नहीं करने देंगे, चाहे राज्य कोई भी कानून बनाए, राज्य कोई भी आदेश पारित करे, अगर उससे आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम उसकी रक्षा करेंगे। ये गारंटी कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संरक्षक माना जाता है उसको। अब राज्य किसे माना जाए? राज्य की परिभाषा में इन्होंने बताया कि भारत की सरकार में संसद और राज्य की सरकारें, मतलब विधानमंडल, राज्य की सरकारें, भारत की सरकारें, और उसके बाद सभी स्थानीय प्राधिकारी, प्राधिकारी मतलब जो अधिकार के साथ अपने पदों को धारण करता है वो प्राधिकारी होता है, और अधिकारी। इसके अलावा कोई निजी इकाई,
या संस्था जो राज्य की तरह काम करती हो। अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा, तो बता दे रहे हैं कि क्लियर हो जाए, एकदम क्लियर कट है। कहने का मतलब कि भारत की सरकार, संसद हो, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, या कोई संसद सदस्य हो, या डीएम हो, चाहे दरोगा हो, चाहे कलेक्टर हो, कोई भी, यहाँ तक कि अगर आप रिलायंस फैक्ट्री में काम करते हैं या किसी अन्य फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वहाँ भी आपके मूल अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है। तो कौन नहीं कर सकता हनन? राज्य में कौन कौन लोग हो गए? सारे अधिकारी आते हैं, और संसद सदस्य और विधानमंडल सदस्य, विधान परिषद सदस्य, राज्यसभा लोकसभा के सदस्य, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, सब लोग सब उसमें आ जाते हैं टोटल। कोई भी नहीं कर सकता है अपवादों को छोड़ करके। जैसे राष्ट्रपति आदेश दे सकता है कि भैया अब आपातकाल लागू हो गया है, आपके अनुच्छेद 20 21 छोड़ के सारे निरस्त किए जाते हैं। आपातकाल वो अपवाद है। सामान्य अवस्था की बात यह है। अब अनुच्छेद ये तो कह दिया इसने कि हाँ राज्य की ये परिभाषा होगी, ये अनुच्छेद 12 हो गया। मतलब राज्य की परिभाषा में कौन कौन आ गया? राज्य की सरकारें आ गई, केंद्र की सरकार आ गई, सभी स्थानीय प्राधिकारी आ गए, सारे अधिकारी आ गए, और निजी संस्थाएं भी आ गई। ठीक है। अब अनुच्छेद आता है 13। अनुच्छेद 13 में ये कहता है, अब प्रश्न उठा कि भैया कानून तो बन गया, तो कुछ कानून ऐसे भी हो सकते हैं कि जो हमारे मूल अधिकारों का हनन करते हों। जैसे पहले संपत्ति का अधिकार भी मूल अधिकार में था। ठीक है। सरकार को सड़क बनानी है, सरकार ने हमारी जमीन ले लिया, हम अड़ गए कि ना ये तो हमारा मूल अधिकार है, इसीलिए संपत्ति के अधिकार को हटाया गया उसमें से कि भैया हम दूसरे पार्टी के हैं, हम आपको सपोर्ट नहीं करते, हम अपनी जमीन नहीं देंगे। तो पता लगा एक आदमी की वजह से पूरी सड़क, पूरा हाईवे रुक गया। इसीलिए ये कहा गया पहले में कि असंगत विधियां, मतलब जब कानून लागू हुआ उस समय असंगत विधि, जो कानून मतलब असंगत विधि मतलब जो मूल अधिकारों का हनन करे, ऐसी विधि जो मूल अधिकारों का हनन करे। असंगत विधि किसके सापेक्ष में? मूल अधिकारों के सापेक्ष में। असंगत विधियां जो है वो शून्य होंगी, उनका कोई मतलब नहीं होगा। ऐसे कोई नियम कानून लागू नहीं किया सकते, भले संविधान में लिख दिए गए हों। ये पहली चीज अनुच्छेद 13(1) में कहा गया। अनुच्छेद 13(2) में इसी को थोड़ा सा और व्याख्यायित किया गया। इसमें कहा गया कि अगर राज्य कोई नई विधि बनाता है, क्या करता है राज्य? कोई नया कानून पास करता है, कोई नई विधि बनाता है, और वो भी मूल अधिकारों का हनन करती है, तो ये भी मूल अधिकारों का अगर हनन करती है, अगर हनन करती है, तो इसको शून्य घोषित किया जाएगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। कि कोई नया कानून आप नहीं बना सकते कि जो मूल अधिकारों को खत्म करे। ठीक है। अच्छा, नई विधि, अब मामला आ गया नई विधि। कानून बनता है, पहले लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे, तो कानून बन जाएगा देश के लिए। स्टेट में अगर बनाना है तो पहले विधानसभा में जाएगा, फिर विधान परिषद में जाएगा, फिर राज्यपाल उस पर साइन करेगा, तब वो एक राज्य के लिए कानून बन जाएगा। तो अध्यादेश की भी तो शक्ति है राष्ट्रपति को, राज्यपाल को अध्यादेश की भी तो शक्ति है, डीएम को भी आदेश पारित करने की शक्ति है। धारा 144 लागू कर देता है जब देखता है, तो तमाम उसके भी तो अधिकार हैं आदेश जारी करने के। तो यह नई विधि का तात्पर्य जो है, इसमें अध्यादेश
नियम और आदेश, ये तीनों समाहित हैं। नई विधि में क्या है? तीनों समाहित हैं। ठीक है। अब देखिए 13 ये 3 में कहा गया, 13(4) में फिर कहा गया जाकर के कि 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संशोधनों पर लागू नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि मूल अधिकार आपके असीमित नहीं होंगे, जिसको कभी समाप्त न किया जा सके। जो अधिकार राज्य के और समाज के विकास में बाधक होंगे, उसमें 368 अनुच्छेद है संविधान में, इसके तहत संसद संविधान में संशोधन करती है, तो संसद संशोधन कर देगी, उसमें खत्म कर देगी। भैया आपका कोई आपका ये अस्थायी अधिकार नहीं है, ये मौलिक अधिकार आपको दिए गए कि आप अपना सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास कर सकें। अगर वो कहीं विकास में बाधक है तो 368 के तहत उसको समाप्त कर दिया जाएगा या सीमित कर दिया जाएगा। ये तो हो गई राज्य की परिभाषा। एक शब्द मिलता है कभी कभी कि मूल अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय मतलब जिसको जबरदस्ती लागू किया जा सके, तो प्रवर्तनीय है। इसीलिए प्रवर्तनीय है कि क्योंकि राज्य के खिलाफ ये गारंटी देता है, राज्य अगर नहीं भी मानता, हमारे अधिकारों का हनन करता है, तो हम उसको प्रवर्तित करा सकते हैं, उसको लागू करा सकते हैं। प्रवर्तनीय का मतलब लागू करवाना। ठीक है, ये चीज हो गई कंप्लीट। अब आइए थोड़ा सा पहले भाग पे चर्चा करते हैं, इसमें जो आपको अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, उस अधिकार में पहला अधिकार आपका है समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार का मतलब यह है कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे। ये नहीं कि ये ब्राह्मण है तो इनका स्थान उच्च रहेगा, अगर मानव है, ये क्षत्रिय है तो उच्च रहेगा, या शूद्र है तो निम्न रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। सभी व्यक्तियों को समान अधिकार। विधि जो है मतलब कानून जो है, ये किसी के साथ दोहरा व्यवहार नहीं कर सकती है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी। अपवाद कौन कौन से हैं वो जान लीजिए। जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद सदस्य, उनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, तो वो इसके अपवाद में आ जाते हैं उनके समझ। अब जैसे इसमें बताएं विधि के समझ समता का अधिकार। अब मैं आपको बताऊं, एक आदमी बैंक में जॉब करता है, वो फ्रॉड कर दिया, पैसे लेकर लोन पास कर दिया या समथिंग जो भी किया, तो क्या होगा? उसको न्यायालय के सम्मुख बुलाया जाएगा, गिरफ्तारी होगी, वारंट होगा उसका। लेकिन यही आरोप अगर राष्ट्रपति के ऊपर लग जाए तो कि भैया वो पैसा लेकर के साइन कर दिए, मोदी जी के कहने पे साइन कर दिए, राज्यपाल पे लग जाए तो क्या उनको भी न्यायालय में बुला लिया जाएगा आम आदमी की तरह से? नहीं बुलाया जाएगा उनको, क्योंकि वो संसद के प्राधिकारी हैं, देश के सर्वोच्च हैं, उच्च संस्थान में हैं, इसलिए उनके साथ कुछ विशेषाधिकार होंगे। लेकिन उसके अलावा सामान्य तौर पर हमारा जो कानून है किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। एक आदमी अगर गलत काम किया है उसको जो दंड दिया जाएगा, ये नहीं है कि वो जात या वर्ग या पैसे में ज़्यादा बड़ा है तो उसको कम दंड दिया जाएगा, जो छोटा है उसको ज़्यादा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये अनुच्छेद 14 कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, इसको हमने बता दिया। अब देखिए इसके बाद जो आता है टेक्निकलिटी, वहां से शुरू होती है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, वंश,
लिंग और जात और मूल स्थान, मतलब कहाँ पैदा हुए आप। मूल स्थान का मतलब कहाँ पैदा हुए, इसके आधार पे कोई विभेद नहीं होगा। मतलब कोई विभेद मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। धर्म, वंश, मूल स्थान और जात के आधार पे किसी के साथ कोई विभेद नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 15 कहता है। लेकिन इसका थोड़ा सा एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है, जैसे पुरुष और महिला दोनों जॉब करते हैं, बच्चा पैदा हो गया, तो महिलाओं के लिए सरकार ने बनाया है मातृत्व लाभ अवकाश। अब उसके आधार पे कोई पुरुष ये थोड़ा कह देगा कि नहीं भैया यहाँ लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं है, तो या तो हमको भी दीजिए मातृत्व अवकाश, नहीं तो या तो उनको भी मत दीजिए। तो ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 15 के 3 में स्पष्ट कहा गया है कि महिला और बच्चों हेतु, महिला और बच्चे हैं तो सरकार समय समय पे चाहे तो जैसा उनकी सुविधा के लिए प्रतिबंध या उपबंध कर सकती है, या प्रतिबंध लगा सकती है, या नया कानून बना सकती है, या प्रावधान कर सकती है। महिलाओं और बच्चे अगर हैं तो उनके साथ भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन ये भेदभाव उनको दंडित करने के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह पहली चीज। दूसरी चीज 15 का 4 कहता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से दो आधार दिया गया है, सामाजिक और शैक्षणिक। इस आधार पर पिछड़े वर्गों हेतु विशेष प्रावधान किया जा सकता है। ठीक है। कहाँ? शिक्षा में। वे होता है ना, जैसे यूनिवर्सिटी की जब भी एडमिशन होता है तो इतनी एससी के लिए रिजर्व है, इतनी ओबीसी के लिए रिजर्व है, सामान्य की सीट इतनी है। तो वो रिजर्वेशन कहाँ से आता है? वो अनुच्छेद 15(4) से आता है, क्योंकि कहा गया को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, इसलिए उनको भी अधिकार है कि उनको बराबरी में समाज के बराबर लाया जाए, ताकि वो भी समाज में बराबरी के हिसाब से रह सकें, और उनके लिए प्रावधान कर सकता है। तो उसमें एक क्वेश्चन ये मूल उठता है कि धर्म, वंश यहाँ से उठता है, दूसरा यहाँ से उठता है 15(4) से। ठीक है। अब देखिए, ये 15 हो गया, अब 16 है। ये 14 से 18 तक है, 14-15 हो गया, ये अनुच्छेद हो गया 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? 16 ये कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता होनी चाहिए। लोक नियोजन का मतलब सरकारी नौकरी, किसमें? लोक नियोजन। लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता मतलब कोई भी नौकरी लगी, मतलब आएगी अगर, तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि फला जात विशेष के लोग या फला लिंग के लोग, मतलब पुरुष या स्त्री या जन्म स्थान के आधार पे इसमें ये पात्र नहीं होंगे। ठीक है।
लोक नियोजन मतलब नौकरियों में। अच्छा 16(3) ये क्या कहता है? फिर देखिए यहां प्रावधान किया गया है कि संसद विधि बनाकर, आप लोगों ने निवास प्रमाण पत्र पढ़ा होगा, निवास प्रमाण पत्र सब लोग बनवाते हैं, सब लोग जानते हैं उसको। तो ये कहता है कि संसद विधि बनाकर लोक नियोजन के मामले में किसी राज्य विशेष या राज्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों को निवास संबंधी शर्त लगा सकती है। जैसे मणिपुर में जाना हुआ आपको, जम्मू कश्मीर में आपको ड्यूटी लगानी हुई, तो आप कहेंगे भैया हम तो यहाँ भी जॉब के लायक हैं, लेकिन वहाँ लगा सकती है, कानून बना सकती है कि नहीं आप यहाँ जॉब नहीं कर सकते, उसके लिए जॉब करने के लिए आपको यहाँ का निवासी होना आवश्यक है। तो ये निवास प्रमाण पत्र की जहाँ तक बात आती है, अनुच्छेद 16(3) के तहत है। ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है कि आगे ये क्वेश्चन पूछा जाए। अच्छा अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है? 15(4) ने क्या दिया? शिक्षा में आरक्षण। 16(4) ने दे दिया कि पिछड़े नागरिकों को, पिछड़े वर्ग के नागरिकों को लोक नियोजन में सरकार विशेष छूट कर सकती है, विशेष प्रावधान कर सकती है, आरक्षण दे सकती है। ठीक है, एक तरफ तो कहते हैं लोक नियोजन में अवसर की समानता है, किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर कोई पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा नागरिक है, वो पिछड़ा नागरिक, इसके लिए शर्त क्या रखा उन्होंने? इसके लिए शर्त उन्होंने ये रखा कि नागरिक जो है वो पिछड़ा हो। क्या हो? पिछड़ा हो। दूसरा है कि राज्य सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो। पता लगा उनकी जनसंख्या 20% है और सरकारी सेवा में 2% लोग हैं। जो जातियों की जनसंख्या 10% है, उसके 8% लोग हैं। अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, वर्ग पिछड़ा है, तो पिछड़े नागरिक हुए इसमें कर सकता है। इसमें SC ST OBC सब आते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले एक व्यवस्था चली आ रही थी, अगर कोई भी वैकेंसी आती थी, मान लीजिए 1000 की वैकेंसी आई, तो इसमें 50% आरक्षण, तो 500 आरक्षित वर्ग से आने चाहिए, लेकिन उस आयोग को 400 अभ्यर्थी ही योग्य मिले, ये 100 सीट खाली रह जाती थी। ये 100 सीट अगले साल जब जुड़ जाती थी, अगले साल मान लीजिए फिर 1000 वैकेंसी क्लियर हुई, तो ये 100 जुड़ के इसमें 1100 हो जाती थी। 1100 में अब इसमें आरक्षण 50% होगा तो कितना होगा? 5500, 5500 नहीं 1100, 550, ये 550 होगा। तो ये 50 जो है जनरल में आ गई सीट उनकी। इसके लिए 77वां संविधान संशोधन हुआ, जिसको हम लोग बैकलॉग कहते हैं। सतहत्तरवां संविधान संशोधन हुआ, इसको हम लोग बैकलॉग कहते हैं। इसमें 16(4) क जोड़ा गया और उसमें कहा गया 16(4) क में कि SC ST OBC को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा अगर उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो। ठीक है, और बैकलॉग की सीटें खाली रखी जाएंगी। उसके बाद एक संविधान संशोधन 85वां आता है।
85वां संविधान संशोधन ये कहता है कि परिणामी ज्येष्ठता लागू होगी। अब एक शब्द तो इन्होंने दे दिया इसमें, परिणामी ज्येष्ठता। देखिए कंफ्यूजन इसमें इसलिए होता है कि ज्यादातर किताबें अनुवादित हैं। संविधान हमारा किसमें लिखा गया है? इंग्लिश में। उसका अनुवाद करने के लिए किसी महान विशेषज्ञ को बुलाया गया और डिक्शनरी खोले, लिख दिए। ठीक है, तो परिणामी ज्येष्ठता शब्द दे दिया उन्होंने। परिणामी ज्येष्ठता को ऐसे समझिए कि जैसे कोई पिछड़ा वर्ग का नागरिक है, SC ST OBC कोई भी है, ग्रुप डी पे हुआ, ग्रुप डी पे हुआ तो ग्रुप सी में उसका देखा गया, जब पदोन्नति की बात आई तो ग्रुप सी में देखा गया कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है इसका, जो पिछड़ा वर्ग का नागरिक है, तो इसको सबसे पहले प्रोन्नति दी जाएगी। भले ही साथ दोनों नौकरी पाए हों, ये सामान्य वर्ग है, ये है पिछड़ा, तो प्रमोट पहले इनको किया जाएगा। लेकिन अगर ग्रुप बी में जाना हो, यहां से ऊपर जाना हो, फिर प्रमोशन की बात आ जाए, तो यहाँ पे ये नहीं कहा जाएगा कि आप हमसे जूनियर हैं और आप यहाँ पे हैं। यहाँ भी अगर नहीं है तो यहाँ भी पहले उसको भेजा जाएगा। यहाँ भी पहले प्रोन्नति किसकी होगी? इसका मतलब एक बार अगर वरिष्ठता आपको प्राप्त हो गई, एक बार आप चपरासी से क्लर्क बन गए, तो फिर क्लर्क अस्थायी हो गया कमीशन आपका, वो ज्येष्ठता आपकी अस्थायी हो जाती है। परिणामी को तो अस्थायी ज्येष्ठता इसको कहते हैं। ठीक है, ये अस्थायी ज्येष्ठता कहते हैं। ये हो गया आपका अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, और 16(4) लोक नियोजन में आरक्षण की व्यवस्था। 16(4) बैकलॉग और परिणामी ज्येष्ठता। ठीक है, अब देखिए, अब बचा आपका कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत का मतलब ये है कि ये घोषित किया गया अनुच्छेद के 17 में कि आज से अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण करना गलत है, दंडनीय अपराध घोषित किया गया। कौन सा? दंडनीय अपराध। टेक्निकलिटी थोड़ी सी समझ लीजिए, जो गांव में चलता है हमारे आपके घर पे, क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें एक SC ST का बंदा है और एक जनरल का है, तो पहली बात कि आप जात सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर SC ST होने की वजह से कोई विभेद आप करते हैं, भेदभाव रखते हैं इसके साथ, तो क्या होगा? यह दंडनीय अपराध घोषित किया गया। लेकिन कहाँ सवाल उठता है, कहाँ? इसमें कहा गया सार्वजनिक जगहों पर। अपने घर में खूब करिए आप कि भाई आप SC के, हम अपने बर्तन में नहीं भैया पानी पिलाएंगे आपको, आप जाइए, आप हमारे बर्तन नहीं पानी पिएंगे। आप उनके यहाँ, आप अपने से बड़े के यहाँ गए तो वो कहा कि नहीं तू हमसे छोटे हो, हम तुमको नहीं पिलाएंगे। वो अपने से बड़े के यहाँ गया, वो कहे हम तुमको नहीं पिलाएंगे, लेकिन अपने घर पे। लेकिन किसी चाय की दुकान पे अगर ये शब्द उन्होंने यूज किया तो वो क्या होगा? वो दंडनीय अपराध होगा। होटल में गए और इस आधार पर नहीं कमरा दिया गया तो दंडनीय अपराध है। एक बात हम थोड़ा सा भूल गए थे अनुच्छेद 16 में, लोक नियोजन में अवसर की समानता।
ये तो है कि कोई नहीं किया करेगा, लेकिन उसमें एक अनुच्छेद 16(5) करके है, नया जोड़ा गया था। उसमें ये कहा गया था कि कोई अगर धार्मिक संस्थान है और राज्य की तरह व्यवहार करता है, वो चाहे शैक्षणिक हो और चाहे कोई हॉस्पिटल हो, चाहे कुछ हो, तो उसमें धर्म के आधार पे किसी विशेष धार्मिक व्यक्ति की नियुक्ति होती है, तो राज्य इससे नहीं रोक सकता उसको। ठीक है। जैसे मदरसा, वही जाएंगे। क्रिश्चियन कॉलेज जितने आप देख रहे होंगे, सब में क्रिश्चियन ही टीचर हैं, दूसरा टीचर वहाँ नहीं बनेगा। धार्मिक आधार पे भेदभाव है कि नहीं वहाँ पे है, लेकिन चूंकि धार्मिक संस्थान है तो धार्मिक संस्थानों को उसमें छूट दी गई थी, वो बात अपनी जगह पे है। अब देखिए अनुच्छेद 70 है कि सार्वजनिक जगह, होटल, चाय की दुकान, सार्वजनिक प्लेस, कोई कहीं पे भी आप अस्पृश्यता को वैलिड नहीं कर सकते। ठीक है। ये हो गया अनुच्छेद आपका 17। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, अस्पृश्यता निरोधक कानून तमाम आए बाद में, कोई मतलब नहीं उसका। अब देखिए अनुच्छेद 18 आता है। अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत। अंग्रेज सब रहते थे तो क्या करते थे? राय साहब, ये राय साहब हैं भैया, 3 गांव के मालिक हैं। चौधरी 17 गांव के मालिक हैं। एक विशेष उपाधि मिलती थी उनको। ऐसे जितनी भी उपाधियां थीं सबको समाप्त कर दिया गया, उपाधियों का अंत कर दिया गया। और इसमें यह कहा गया अनुच्छेद 18(1) में कि राज्य, सेना या शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़ करके दूसरी अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा किसी व्यक्ति को, क्योंकि इसमें न जोड़ा था दिक्कत हो जाती है। भैया उन्होंने डॉक्टरेट किया है, उनको डॉक्टर की उपाधि मिल गई। अब एक बंदा जो नहीं पढ़ा, कहा ना कैसे मिल गई भैया, हमको भी दीजिए, या तो उनकी छीन लीजिए। ये तो उपाधि कैसे आप दे रहे हैं? उपाधियों का तो अनुच्छेद 18 में लिखा हुआ है कि आप किसी को उपाधि नहीं दे सकते, इसीलिए कहा गया। इसीलिए सेना में भी जब कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, तमाम सम्मान दिए जाते हैं, उपाधियां दी जाती हैं, तो उन पे कोई रोक नहीं है। शिक्षा संबंधी और देख लीजिए इसमें कौन कौन है, शिक्षा संबंधी उपाधि और सेना। ठीक है। इन दोनों में अगर उपाधियां दी जा रही हैं तो नहीं। इसके अलावा इसके अलावा 18(2) ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं धारण करेगा। कहां से? विदेशी राज्य से कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। एक व्यक्ति ने इसका उल्लंघन किया था, हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पाकिस्तान से उपाधि ली थी, निशाने पाकिस्तान। अब आप लोग इसको सर्च करिएगा एक बार, तो कल बताऊंगा उसको, और मुझे भरोसा है कि आप लोग उसको सर्च करेंगे। कहीं नहीं तो नेट पे जाएंगे, तो आपको इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई 3-4 क्वेश्चन और मिल जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं तो अभी बता सकता हूं, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है। कि कोई भी भारतीय व्यक्ति किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा। लेकिन बाद में उसमें जोड़ा गया कि न तो आप कोई उपाधि धारण करेंगे, न तो कोई उपहार आदि लेंगे। अगर आप लाभ के पद पर हैं, पता लगा हम रक्षा मंत्री हैं और हमको दे दिया इंग्लैंड ने कोई उपाधि, हमको दे दिया उपहार, 5,000 करोड़ भैया लो तुम्हारे, ये उपहार हमारी तरफ से है। हमने क्या किया कि सारे वहीं से खरीद लिए उपकरण, सेना के उपकरण खरीद लिए, दूने दाम पे खरीद लिए। तो वहां पे हम अपने पद का दुरुपयोग कर सकते हैं, लाभ का पद है। इसलिए अगर आप लाभ का पद धारण किए हैं तो आप किसी भी विदेशी राज्य से न तो कोई उपाधि या उपहार ले सकते हैं, न तो दे सकते हैं। पहली चीज।
लेकिन इसमें एक चीज ये कहा गया कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति उस पद पे बैठा हो, लाभ के पद पर, जैसे एडवाइजर हमने बना लिया या मोदी जी ने एडवाइजर बना लिया किसी अमेरिकी को कि ये हमको एडवाइज करेगा कि ये हम कहाँ से खरीदें, राफेल जैसे आया, मान लीजिए राफेल कहाँ से खरीदें, तो वो भी नहीं ले सकता उपहार। अगर विदेशी व्यक्ति है तो वो भी उपहार नहीं ले सकता। उपहार लेने के पहले उसको राष्ट्रपति की सहमति लेनी पड़ती है, राष्ट्रपति के सहमति से ही वो ले सकता है उपहार, अन्यथा नहीं ले सकता। अगर कोई भारतीय व्यक्ति है तो कतई ले ही नहीं सकता कोई उपहार। ठीक है, तो ये हो गया आपका समानता का अधिकार। रिवीजन कर लेते हैं एक बार। समानता का अधिकार में कहाँ से है? 14 से 18। 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता, कोई भेदभाव नहीं करेगी, ठीक, लेकिन महिला और बच्चों के लिए कर सकती है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? यह शिक्षा में आरक्षण की मेन बात इसमें है, धर्म और जाति मूल के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा, लेकिन अगर पिछड़े वर्ग का है तो उसको शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, उसके लिए आरक्षित पद रखे जाएंगे। ऐसे प्रावधान सरकार चाहे तो कर सकती है, ऐसा नहीं कि करेगी ही। अनुच्छेद 16 क्या आता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता, धर्म जात वंश मूल आधार पर आप नहीं कर सकते, लेकिन पिछड़े वर्गों के लिए वो कर सकते हैं। सरकार कानून बना सकती है, आरक्षण दे सकती है लोक नियोजन में भी। और अगर संस्था धार्मिक हो तो उसमें किसी धर्म विशेष के व्यक्ति की नियुक्ति पर सरकार रोक नहीं लगा सकती है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। किसी भी सार्वजनिक जगह पे आप ऐसा आचरण नहीं करेंगे जो अस्पृश्यता को बढ़ावा दे। अनुच्छेद 18 है क्या? उपाधियों का अंत। सेना और शिक्षा संबंधी उपाधि के अलावा और कुछ नई उपाधि आप किसी भी नहीं दे सकते, बांट सकते। और कोई भी व्यक्ति अगर लाभ के पद पे है भारत सरकार में तो विदेशियों से कोई उपाधि नहीं लेगा। अगर कोई विदेशी भारतीय लाभ के पद पे है और विदेशी है तो राष्ट्रपति की सहमति से वो ले सकता है। इसका एक ही बार उल्लंघन हुआ है। उपाधियों का अंत का निशान पाकिस्तान लिया गया बिना किसी की सहमति से, और वो हमारे प्रधानमंत्री महोदय थे उस समय के। आप लोग इस क्वेश्चन को सर्च मार लीजिएगा 2 मिनट में, और फिर आपको याद हो जाएगा, कभी बताना नहीं पड़ेगा। आप लोग खुद घूम बताएंगे, अरे यार देखो ऐसा हुआ था। इसी के साथ धन्यवाद। क्लास खत्म हुई। कल हम पढ़ाएंगे आप लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार। आज क्या हो गया? समानता हो गई। कल क्या होगा? स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए तो आप लोग तैयारी करते रहिए और हम आपके साथ हैं, पढ़ाते रहेंगे, बताते रहेंगे, हंस हंस के बताएंगे। आप आराम से लेट के सुन लीजिए उसको, चाहे देख लीजिए उसको, आपको याद हो जाएगा। और ये हमारी गारंटी कि थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपके क्वेश्चन इसमें से गलत नहीं होंगे। और कल मैं पढ़ाने के पहले थोड़ा सा मूल नागरिकता पे और अनुच्छेद 1 से 4 तक पे और जितना पढ़ाए हैं समानता का अधिकार पे 25 क्वेश्चन हल कराएंगे जो आगामी परीक्षा के लिए रामबाण होंगे। पहले उन 25 क्वेश्चनों को हल किया जाएगा, तब फिर स्वतंत्रता का अधिकार शुरू किया जाएगा। धन्यवाद।